अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ज़रवान तनवीर एंड आई एम वर्किंग एट आगा खान हॉस्पिटल कराची। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं किस तरह आप इंटर्नशिप, रेजिडेंसी और फेलोशिप के लिए आगा खान हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन है और इनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई होगा। जो सिर्फ अपने टेस्ट की एप्लीकेशन है उसके लिए कोई भी फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी जो डेडलाइंस हैं और जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अनाउंसमेंट जो है वो नीचे मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। और इस टेस्ट के बेसिकली 3 फेजेज़ होते हैं। इंटर्नशिप के लिए सबसे पहले आपके टेस्ट्स होते हैं, उसके बाद आप जो शॉर्टलिस्ट होते हैं टेस्ट में से उनके एमएमआईज़ होते हैं, या जिस तरह ऑस्कीज़ होती हैं उसी तरह के ये होते हैं, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है। रेजिडेंसी के लिए एमएमआईज़ नहीं होते, टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन हो जाती है। और फेलोशिप के लिए रिटन टेस्ट भी नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ एंड सिलेक्शन। ठीक है, ये अब हम बात करें अगर स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले हम इंटर्नशिप की बात करते हैं। इंटर्नशिप के लिए आपको की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपके दिसंबर 2025 यानी कि इस साल के आखिर तक आपके पास आपकी 5 सालों की डीएमसीज़ होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनको नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर सबमिट करवा दें। पीएमडीसी का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसके आप टेस्ट दे सकते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बगैर, लेकिन आपकी हाउस जॉब या इंटर्नशिप जो है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती जब तक आप लोगों के पास ये फाइनल ईयर के ट्रांसक्रिप्ट, ऑल 5 ईयर्स की डीएमसीज़ और पीएमडीसी का लाइसेंस जो है वो ना हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अगेन इनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रेजिडेंसी के लिए आपका पार्ट 1 का पास होना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा आपके तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होने चाहिए। आपके पास परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास फाइनल ईयर एमबीबीएस तक के 5 साल की कंप्लीट डीएमसीज़, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। और उसके अलावा आपका टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए पार्ट 1 का पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2025 आपके पास पार्ट 1 का रिज़ल्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप नवंबर की अटैम्प्ट देते हैं तो आपके पास होपफुली बाय द एंड ऑफ दिसंबर पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वो सबमिट करवाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इंडक्शन हो जाएगी। अगर इन केस ड्यू टू वट एवर रीज़न आप लोग नहीं सबमिट करवा सकते, तो इन दैट केस जो नेक्स्ट कैंडिडेट इन वेटिंग लिस्ट होगा उसको आपकी सीट ऑफ़र कर दी जाएगी। और फेलोशिप के लिए भी ऑलमोस्ट यही सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो पार्ट 2 का रिज़ल्ट होता है, वो आपका एंड ऑफ 2025 तक आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे इंटर्नशिप और हाउस जॉब दोनों ऑफ़र होती हैं। इन दोनों में एक थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंस है। जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वो जो साइकिल 1 जनवरी से स्टार्ट होगा उससे ज्वाइन करेंगे उनको इंटर्न्स कहेंगे, और वो इंटर्नशिप होगी। और जो वेट लिस्ट में आएंगे और वो मिड जनवरी से फरवरी के अंदर ज्वाइन करेंगे लेटर देन 1 जनवरी, तो वो सारे हाउस ऑफिसर्स होंगे। दोनों का काम सेम है, दोनों को पीएमडीसी का जो लाइसेंस जो है वो दोनों के लिए मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दोनों के सेम हो जाते हैं। पीएमडीसी दोनों को एक्सेप्ट करती है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि जो इंटर्नशिप होती है उसके अंदर आपकी जो है वो होती है एनुअल सेरेमनी होती है। आपको उसके अंदर वो आपका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है और वो प्रॉपर जो है आपका एक इवेंट के अंदर ये सारा प्रोसीजर होता है। और जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं ऑब्वियसली वो दिसंबर के अंदर फिर ये पास आउट नहीं कर रहे होते, तो इसलिए फिर उनके लिए ये इवेंट नहीं होता। तो एक ये चीज़ है जो हाउस ऑफिसर्स और इंटर्न्स को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करती है। अदरवाइज़ क्लिनिकली और वर्किंग के लिहाज से दे आर बोथ इक्वल। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, वैसे तो टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिसोर्सेज क्या चाहिए, वो एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर इस सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन अभी मैं आपको एक स्ट्रीमलाइन करके जो टोटल इनकी टाइमलाइन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले आपके टेस्ट होंगे रेजिडेंसी के लिए और इंटर्नशिप के लिए। रेजिडेंसी और इंटर्नशिप का टेस्ट का पैटर्न सेम है, लेकिन जो लोग सब स्पेशलिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए रेजिडेंसी में जो जिस सब स्पेशलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस भी एडिड होते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर लेट्स से ऑफ्थल्मोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए उस टेस्ट के अंदर ऑफ्थल्मोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कोई अगर एनेस्थीसियोलॉजी में अप्लाई कर रहा है तो उसके टेस्ट के अंदर एनेस्थीसियोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे वो एडिड होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये है कि वैसे तो कोई आगा खान ने
सेट क्राइटेरिया नहीं बताया कि आपको कितने परसेंट पासिंग मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, लेकिन आगा खान के ही अपने स्टूडेंट्स ने एक स्टडी की है, कि रिसर्च पेपर है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसके अंदर ये था कि ऑलमोस्ट 65% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, जिससे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। अब हर साल वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। लास्ट ईयर मेरे ख्याल में इट वाज अबाउट 70%, में भी इस साल थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको उतना परसेंट पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएं और आगे फिर आप इंटरव्यूज़ के लिए या MMIs के लिए फॉर इंटर्नशिप जो है वो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएं। अब जो इंटर्नशिप है उसके अंदर यूजुअली देयर आर 100 सीट्स, 100 इंटर्न्स रखते हैं वो, और उसमें ये होता है कि अगर आपके लेट्स से 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो उसके अंदर अगर आपके एटलीस्ट 140-150 मार्क्स हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सारे जितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन सब का MMIs होंगे। तो उस MMIs के अंदर फिर इनका ऑस्की बेस्ड MMIs होता है, उसकी डिटेल मैं एक अलग वीडियो के अंदर तसल्ली से बताऊंगा कि किस तरह का उनका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो, और किस तरह से आपने उनको क्लियर करना है। क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम खुद दे के आया हुआ हूँ, मैंने ये सारा प्रोसेस खुद क्लियर किया है, इसलिए मुझे आइडिया है कि आप इसको किस तरह अच्छे से एस कर सकते हैं। तो बता मैं ये रहा था कि अगर 100 सीट्स हैं इनके पास, तो ये MMIs के अंदर ये एटलीस्ट 300 इंटर्न्स शॉर्ट लिस्ट करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग बीच में छोड़ जाते हैं, तो उनके पास मार्जिन होता है वेट लिस्ट का। इसी तरह रेजिडेंसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट के बाद टेस्ट सेम पैटर्न है, ऑलमोस्ट 65 से 75% के करीब आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, जिसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर आप जो हैं वो जितनी सीट्स होंगी उसका 3 टाइम्स जो है वो रेजिडेंट्स शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर एक रेजिडेंसी की 10 सीट्स अवेलेबल हैं तो वो 30 रेजिडेंट्स जो हैं शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और उसके अंदर से फिर फर्स्ट टॉप 10 जो हैं उनको इनविटेशन जाएगा, उनमें से जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनको रख लेंगे। अगर कोई नहीं ज्वाइन करता तो नेक्स्ट पर्सन जो अवेलेबल ऑन मेरिट है उनको बुलाएंगे। और फेलोशिप के लिए जो है वो टोटली है ही सिर्फ इंटरव्यूज़, तो वो उसके लिए सिर्फ इंटरव्यूज़ के ऊपर ही सिलेक्शन होती है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मैं एड्रेस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि इंटर्नशिप के FAQs को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे इंटर्न्स जो हैं वो ये पूछते हैं कि अगर वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर हाउस जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से छोड़ के यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसका आंसर है कि हाँ कर सकते हैं। अब आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट आपने जितना अर्सा वहाँ पे काम किया है उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या लेटर देता है, तो वो दैट वेरीज़ अपॉन योर फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ पे आप जब रेजिडेंसी के लिए इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करते हैं 1 जनवरी से, तो आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ती है टिल दिसंबर 2025। अगर आप इन बिटवीन छोड़ के जाते हैं तो आपको एक सर्विस लेटर मिलता है, जो एक्सपीरियंस लेटर होता है कि आपने यहाँ पे इतने महीने जो है वो सर्व किया है एज एन इंटर्न, लेकिन अकॉर्डिंग टू AKU वो PMDC में एक्सेप्टेबल नहीं होता। अच्छा, अब एक लोगों का और क्वेश्चन होता है कि जो आपके फाइनल ईयर MBBS के मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं सिलेक्शन में यहाँ पे फॉर द इंटर्नशिप और नॉट। तो उसका आंसर है कि यहाँ पे आगा खान के जो टेस्ट है उसकी वेटेज होती है आपकी फाइनल मेरिट के अंदर 50%, जो रिटन टेस्ट होता है। आपका इंटरव्यू की वेटेज होती है 35 to 40%, ठीक है, और आपके 10 to 15% आपके जो CGP होता है, CGPA और या टोटल मार्क्स होते हैं आपकी, उसकी वेटेज होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। तो आपका जो फाइनल ईयर का सिलेबस है फॉर द इंटर्नशिप वही सारा सिलेबस होता है। आपकी सर्जरी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके मेडिसिन के क्वेश्चंस होते हैं, मेडिसिन एंड अलाइड के, सर्जरी एंड अलाइड के ही क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि वो आपके बेसिकली ऑक्यूपेशनल इंग्लिश आनी चाहिए, तो उसके लिए आपके जो है ना कुछ 10 to 15 सेंटेंसेस होते हैं जो आपने करेक्ट करने होते हैं। ओवरऑल इट इज़ अ मीडियम डिफ़िकल्टी टेस्ट, मैं ये समझता हूँ। जिन लोगों ने रिसेंटली फाइनल ईयर क्लियर किया हुआ है उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा ये टेस्ट। जिन लोगों ने स्टेप 1 दिया हुआ है या प्लैप दिया हुआ है उनके लिए तो ये बहुत ही आसान टेस्ट होता है।
क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो, जैसे आई एम फ्रॉम यूएचएस, तो यूएचएस के क्वेश्चंस तो टोटली जो है वो रट्टा सिस्टम होता है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके सिनेरियो बेस्ड और क्लिनिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। रेजिडेंसी का जो टेस्ट होता है वो जो लोग FCPS पार्ट 1 वगैरह दे चुके हैं उनके लिए भी एक टेस्ट जो है बहुत सिंपल होगा, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे ही होता है। जिन लोगों ने पार्ट 1 अभी नहीं दिया हुआ उनके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर उनकी तैयारी अच्छी है या पार्ट 1 के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चंस, सेम पैटर्न होता है, तो वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़े सी इसके लिए जो स्टडी के लिए आपको डेडिकेटेड तकरीबन 30-35 डेज़ चाहिए होंगे, उसके अंदर आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। इसके लिए बुक्स और रिसोर्सेज कौन सी यूज़ करनी है तो वो वैसे तो मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बताता हूँ कि एक USMLE स्टेप 2C के मास्टर द बोर्ड्स की एक बुक है, उसकी मैं पिक्चर भी यहाँ पे वीडियो में लगा देता हूँ। वो आप उससे स्टडी करना और उसके 2 पास आप कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ टू कवर ऑल योर एग्ज़ाम, क्योंकि क्लिनिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनके वो सारे ऑलमोस्ट उसी बुक से आते हैं और उसी पैटर्न से आते हैं। बुक से नहीं आते लेकिन पैटर्न उसी पे होते हैं। अब हम रेजिडेंसी के FAQs की बात करते हैं तो उसमें ये है कि सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि हम पार्ट 1 जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है इंटरव्यू और टेस्ट के लिए, तो इसका आंसर है नहीं। पार्ट 1 दिए बगैर भी आप AKU का टेस्ट दे सकते हैं और AKU का इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अगर आपका दिसंबर 2025 के एंड तक पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ जाता है, आप इनको ईमेल कर देंगे अपना रिज़ल्ट कि आप पास हो गए हैं, तो आपको सीट मिल जाएगी। अदरवाइज़ नेक्स्ट कैंडिडेट इन वेटिंग लिस्ट उसको आपकी सीट ऑफ़र कर दी जाएगी। जो लोग सब स्पेशलिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के टेस्ट के अंदर उसी सब स्पेशलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे क्वेश्चंस की। ठीक है, कोई अगर एनेस्थीसियोलॉजी में कर रहा है तो उसके एनेस्थीसिया से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू कि जो दूसरा बंदा गायनी एंड डॉक्स में कर रहा है या सर्जरी में कर रहा है या जनरल सर्जरी में, तो उसके क्वेश्चंस सब स्पेशलिटी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो उस फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा होंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके अलावा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर टेस्ट की प्रिपरेशन, रिसोर्सेज कौन से चाहिए, प्रिपेयर कैसे करना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से आते हैं, किस तरह से आते हैं, उनको कैसे क्लियर करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना है, और इस सारे क्वेश्चंस के लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसके अंदर आपके ये सारे कंसर्न्स जो इनसे रिलेटेड होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो जिसका मैंने आंसर इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी नहीं किया तो वो आप नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर दें, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका भी आंसर कर दूँ। एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।